सरकार का जो ये रवैया चल रहा है 2 बरस से कि भाई बगैर किसी से कंसल्ट करे आप नोटबंदी कर दो, किसानों को बीज खरीदना है, खाद खरीदना है, काम कराने पैसा आपने उनका फ्रीज कर दिया, उसके बाद आपने जीएसटी लागू कर दिया मनमर्जी से, किसी से बगैर पूछे, फिर लॉकडाउन चालू कर दिया, लाखों करोड़ों किसान मजदूर बर्बाद हो गया। 1 मिनट में आपने उनके काम धंधे बंद। रईसों के लिए तो उतना फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ऑनलाइन काम कर लिया उन्होंने। गरीब क्या करता कि आपके घर में खिड़की ना हो, टाट फट्टी ऐसा प्लास्टिक का घर हो जिसमें बाहर से टेम्परेचर 4 डिग्री ज़्यादा ही होगा अंदर, ऐसी सूरत में किसान यहाँ बैठे हैं। तो अब ऐसे किसानों को तो आप सिर्फ भगवान के दरबार में ही देख सकते और कहीं देख नहीं सकते। अभी दिल्ली में आमतौर पर ये सोच बना हुआ है कि किसान तो बहुत मौज में रहता है क्योंकि सरकार का मीडिया उसी प्रोपेगेंडे को चला रहा है 24 घंटे, तो उसी में बहके हुए कि साहब बेकार, ये तो बहकावे में आके उल्टा सीधा सरकार देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसी बात करता है। पंजाब हिंदुस्तान का वो राज्य है जिसने हिंदुस्तान को भुखमरी में से निकाला। सन 70 के पहले जब ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं हुआ था उसके पहले हिंदुस्तान की हालत भुखमरी की थी और पंजाब के लोगों ने अपनी जी तोड़ कोशिश से हिंदुस्तान को उस हालत से निकाला। तो आपका फर्ज बनता है कि उनकी बात सुन तो ले। ज़मीन तोड़ के सोना उगाने वाले हैं, ज़मीन तोड़ के सोना उगाने वाले हैं, अनाज और दूध की नदियाँ बहाने वाले हैं, अनाज और दूध की नदियाँ बहाने वाले हैं। An object in motion will remain in motion unless an external force is applied on it। ਇਹ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈਡ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਤੀਵਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਪਿਨ ਕੁਮਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਵਿਪਿਨ ਕੁਮਾਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, IIT ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਦ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ, ਰਾਖੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਜੀ ਔਰ ਇਜਾਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫॉर ਐਵਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇयर ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ। विपिन कुमार त्रिपाठी जी ने लिखी है और अज ਸਿੰਘੂ बॉर्डर के उत्ते पहुँचे हुए हैं। गलबात करते हैं, किस नज़र से देखते हैं आप जो ये मोर्चा लगा हुआ है, आपने दोनों चीज़ें इकट्ठी कर दी, नागरिकता अते किसान सत्याग्रह। इसमें नागरिकता जो कानून आया था वो भी आ गया है, किसान जो मोर्चा चल रहा है वो भी आ गया और सत्याग्रह भी आपने जोड़ दिया, तीनों चीज़ें आ गई हैं। किस नज़र से देखते हैं आप ये? ऐसा है कि सत्याग्रह की एक खासियत है कि आपस में मत लड़ो, सरकार के जो कानून गलत हैं उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ और वो भी मारपीट के ज़रिए नहीं, अपनी सच्ची बात हिम्मत से बोलो। जेल जाना पड़े तो जेल जाओ, कत्ल होना पड़े तो कत्ल हो जाओ। ये असूल है सत्याग्रह का। और ये जो किसान सत्याग्रह चल रहा है 110 दिन के करीब हो गए इसके लिए, ये बिल्कुल इसी असूल पे चल रहा है। 26 जनवरी को मैं इनके मार्च में शरीक हुआ था। उतना नॉन वायलेंट मार्च गांधी के ज़माने में भी मुश्किल से निकल पाता था। 1931 में नमक सत्याग्रह चला था मुल्क में, तब पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी की चेतना पैदा हो गई थी। उसमें जब 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा समंदर के किनारे दांडी पे जाके, उस वक़्त करीब 50 लाख हिंदुस्तान के लोगों ने नमक कानून 5000 सभाएं करके तोड़ा। उसमें 40 लाख तो किसान मजदूर था हमारे देश का।
हजारों की तादाद में लड़कियां थीं। वही मंजर आज 91 साल के बाद हमारे इन किसानों ने शुरू किया। शुरू तो कर दिया था अक्टूबर के शुरुआत से, जब सरकार ने कानून बनाए कि कारपोरेट के हक में कानून बना दिए कि खेती के ज़रिए कारपोरेट किस तरीके से अपना शिकंजा कसेंगे किसानों, मज़दूरों पर और देश के अवाम पर। तो सबसे पहले पंजाब के किसान खड़े हो गए, किसी तलवार बंदूक लेके नहीं। उन दिनों तो अक्टूबर का महीना था, बारिश ख़त्म हुई थी, खेती का काम सर पे था, उसके बावजूद किसान घर से बाहर निकला। 2 महीने तक आंदोलन वहाँ चलाया। फिर 26 नवंबर को दिल्ली आ गए। दिल्ली जब आए तो सरकार ने सरहद में अंदर जाने नहीं दिया। इनके हाथ में, किसी के हाथ में तमंचा या बंदूक नहीं थी, लेकिन फिर भी सरकार ने नहीं जाने दिया। किसान यहाँ बैठे रहे। 1 डिग्री टेम्परेचर होता था रात का, दिसंबर और जनवरी के महीने में 1 डिग्री सेल्सियस, तब भी हमारे किसान बैठे रहे। यानी आप मिसाल नहीं मिलेगी हिंदुस्तान के इतिहास में इस प्रकार के आंदोलन की कि जब लाखों की तादाद में किसान सरहदों पे आता है, बैठता है कड़ी सर्दी में, और अब गर्मी पड़ने लगी है। अब आप अंदाज तो लगाओ कि आपके घर में खिड़की ना हो, टाट फट्टी ऐसा प्लास्टिक का घर हो जिसमें बाहर से टेम्परेचर 4 डिग्री ज़्यादा ही होगा अंदर। ऐसी सूरत में किसान यहाँ बैठे हैं। तो अब ऐसे किसानों को तो आप सिर्फ भगवान के दरबार में ही देख सकते और कहीं देख नहीं सकते। और इन लोगों ने क्या किया, जो दिल में बात वही ज़ुबान पे बात। तो गांधी जी ने सत्याग्रह के जो पैमाने रखे थे, उसके पहले गुरु नानक देव जी ने जो रखा था, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा इंकलाब खड़ा किया था गुरु नानक देव ने। जब हिंदुस्तान में उस वक़्त इस्लाम आया था और हिंदू धर्म भी था, लेकिन दोनों में खामियां थीं। जातिवाद बहुत ज़्यादा था, भेदभाव था लोगों में, रंजिश थी एक दूसरे से। तो इन्होंने कहा कि दोनों तो एक ही है, और हिंदुस्तान में एकता का और मनुष्यता का कि भाई अल्लाह ताला सबका एक है, भगवान सबका एक है, गुरु सबका एक है, सच्चाई सबकी एक है। तो वो पैगाम जो उन्होंने, गुरु ने फैलाया, वो हमारे ये आम किसान फैला रहे हैं आज। अब आप यहाँ लंगर में आके देखो, लंगर में जितने किसान खाना खाते हैं उससे कम से कम 4 गुने ज़्यादा आसपास की बस्तियों के लोग आते हैं, दिल्ली से इनसे मिलने के लिए लोग आते, सब खाते हैं और सबको बुला बुला के खिलाते हैं। ऐसा नहीं कि साहब मैंने तो खा लिया, अच्छा खाना तुम्हारे लिए बच्चा खोचा दे देंगे। इनका कहना है कि जो हम खाएंगे उससे अच्छा आपको खिलाएंगे, और ये 4 महीने से चला रहे हैं, 4.25 महीने हो गए। तो मैं तो इसीलिए सर झुकाने आता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस आंदोलन से हिंदुस्तान की राजनीति की शक्ल बदलेगी। आज राजनीति रईसों के हक में कानून बनाती है और जनता खड़ी ना हो सके तो उनको धर्म के नाम पे तोड़ती है। ये हमारा जो आंदोलन किसान चला रहे हैं, ये इन दोनों बातों की काट करता है। ये कहता है कि मलार कोटा का भी यहाँ पे लगा हुआ है, एक मुसलमानों ने लंगर लगा रखा है, उसमें सब सिख खाना खाते हैं, हिंदू भी खाना खाते हैं, मुसलमान भी खाते हैं, और जो गुरुओं ने लगा रखे हैं लंगर, उनमें सब मुसलमान खाना खाते हैं, सिख सब खाते हैं। मतलब कहने का ये कि यहाँ पर इन्होंने तय कर रखा है कि हम धर्म के नाम पर आवाम को बंटने नहीं देंगे और सरकार को पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने वाले कानून बनाने नहीं देंगे। इस लिहाज से मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਸੱਚ ਬਾਤ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹੀ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰੰਗ ਭੇਦ ਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। आप किस नज़र से अभी देखते हैं जो सिलसिला चल रहा है, जिस कड़ी पे आके जो स्थिति अभी रुकी हुई है, बातचीत हो नहीं रही है सरकार के साथ, तो आप क्या मानते हैं कि क्या किसानों को करना चाहिए? हालांकि किसानों ने भी नया जो ऐलान किया वो ये भी किया कि संसद भवन तक हम कूच करेंगे मई के पहले महीने में, पहले हफ्ते में। तो आपको क्या लगता है कि और क्या हो सकता है? जहाँ अभी जो कल की बात हो रही है वो FCI के दफ्तरों पे जो आके मुजाहरा किया जाना है, आप क्या मानते हैं इस चीज़ को? ऐसा है कि किसान आंदोलन की कामयाबी तो दिन पर दिन सामने आ रही है। पहली बात तो ये, आंदोलन का मकसद क्या है? कानून तोड़ना तो आखिरी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि सरकार उन कानूनों को लागू ना करे जिससे किसानों को आज भी जो बहुत ही कम उनको MSP सरकार डिक्लेयर करती है वो भी मिलने की आसार घट रहे हैं। लेकिन वो कानून अपनी जगह है। सरकार का जो ये रवैया चल रहा है 2 बरस से कि भाई
बगैर किसी से कंसल्ट करे आप नोटबंदी कर दो। किसानों को बीज खरीदना है, खाद खरीदना है, काम कराने, पैसा आपने उनका फ्रीज कर दिया। उसके बाद आपने जीएसटी लागू कर दिया मनमर्जी से, किसी से बगैर पूछे। फिर लॉकडाउन चालू कर दिया, लाखों करोड़ों किसान मजदूर बर्बाद हो गया। 1 मिनट में आपने उनके काम धंधे बंद। रईसों के लिए तो उतना फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि ऑनलाइन काम कर लिया उन्होंने। गरीब क्या करता? तो सरकार का ये जो डिक्टेटोरियल या इम्पीरियलिस्टिक रवैया है कि कुचल के रखो, दबा के रखो, जो मन में आए वो करो बगैर किसी से पूछे, ये राजनीति बदल रही है। अब करना ये है, अभी होगा इसका इम्पैक्ट ये होगा। अभी यूपी में चुनाव होंगे ग्राम पंचायतों के, तो हमारे किसान भाई अपने साथियों से कह रहे हैं कि भाई अपन ऐसे लोगों को सरपंच बनाएंगे, वार्ड मेंबर बनाएंगे जो किसानों के हक की बात करेगा, गांव को मजबूत करने की बात करेगा। क्योंकि अगर व्यापारी लोग गांव को लूटते रहेंगे तो गांव में पूंजी बनेगी नहीं, काम धंधे चलेंगे नहीं, तो गांव के आदमी तो भिखारी की तरह हो जाएंगे। तो इसको लेकिन सर एक ये भी बात है ना, अभी देखते हैं हम, जैसे जब सत्ता में आ जाते हैं तो बयान बदल जाते हैं। हमने देखा था स्मृति ईरानी को, वो सिलेंडर लेके मुजाहरा भी करती होती थी। जब सिलेंडर जब 400 कुछ का हुआ था तो वो सड़क पर बैठ के वो धरना देते होते थे। अब जब वो खुद सत्ता में आ गए हैं और सिलेंडर इतना ज़्यादा हो गया तो अब कोई बात नहीं करते कि सिलेंडर इतना महंगा हो गया, महंगाई इतनी बढ़ गई है। तो ये जो बयान है ये बदल जाते हैं। अभी आप कह रहे हैं कि जो किसानों की हक की बात करेंगे, बहुत सारे लोग जो अभी सत्ता में नहीं है शायद अभी हक की बात कर रहे हो, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तो वही लोगों जो है वो एक तरीके से वो किसानों के साथ ज़्यादती करने लग जाते हैं। ये बात तो ठीक है आपकी कि हुकूमत में जब आदमी पहुंचता है तो चूंकि हुकूमत में पहुंचने के साथ साथ उसके लिए मदद लेनी पड़ती है व्यापारी तबके से। तो जब उस और कॉरपोरेट, हमारे हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी फंडिंग जो अरबों खरबों रुपए की फंडिंग करता है इलेक्शन में, वो कॉरपोरेट वर्ग करता है, अंबानी अडानी टाइप लोग करते हैं। तो उनकी बात इनको, ये तो उनके एक तरीके से गुलाम होते हैं और उनकी बात मानते हैं। और स्मृति ईरानी का तो चूँकि इसी तबके से ही ताल्लुक़ रहा है, भले ही ज़ुबान से उन्होंने बोला, लेकिन इस वक्त हमारा जो किसान काम कर रहा है ये कपट नहीं कर रहा है। जब ये बात करता है कि हम अपने गांव का सरपंच ऐसा बनाएंगे जो ग्राम मुखी, किसान मुखी कानून बनवाएगा, तो ठीक है उसमें आधे ख़राब निकल जाएंगे लेकिन आधे फिर भी अच्छे आएंगे। मुझे उम्मीद लगती है कि इस आंदोलन का असर लोगों का चरित्र बदलेगा, लोगों का सोच बदलेगा और गांव के स्तर पर राजनीति बदलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे जो आते थे सरकार ये कहती है कि वो वर्गलाए गए हैं, उनको पता नहीं है। आप एक ऐसे तबके से, इंटेलेक्चुअल तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, आप प्रोफेसर भी रहे हैं IIT में, आपकी बेटी भी यहाँ पे आई हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि आप जैसे क्या और भी बहुत सारे जो लोग हैं जो इंटेलेक्चुअल पीपल हैं वो क्या ये समझते हैं उन तक ये बात पहुँच रही है, या वो खुद जैसे भी आप आज आए हैं, आपको शायद किसी ने बुलाया नहीं होगा, आप खुद अपनी मर्ज़ी से आए हैं, तो आपके जो आसपास के हैं, आपके कुलीग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, क्या वो भी ऐसा ही सोचते हैं? ये बहुत गंभीर बात आपने कही। बदकिस्मती है कि हमारे हिंदुस्तान में लोग जज्बात में बहक जाता है। अभी दिल्ली में आमतौर पर ये सोच बना हुआ है कि किसान तो बहुत मौज में रहता है, क्योंकि सरकार का मीडिया उसी प्रोपेगेंडे को चला रहा है 24 घंटे, तो उसी में बहके हुए हैं कि साहब बेकार, ये तो बहकावे में आके उल्टा सीधा सरकार देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसी बात करता है। मैं मोटे तौर पर 2 बातें करता हूँ कि अपने देश की औसत आमदनी 1,40,000 रुपये साल है प्रति व्यक्ति। 5 लोगों का परिवार मानो तो 7 लाख रुपए साल है। सरकार का आंकड़ा कहता है कि किसान की, जो हमारे यहाँ 14 करोड़ परिवार हैं हिंदुस्तान में, उनके पास ज़मीन 15 करोड़ हेक्टेयर है, यानी परिवार पीछे 1 हेक्टेयर ज़मीन है। इन किसानों की आमदनी का आंकड़ा सरकार ने निकाला तो 77,000 रुपये आता है साल का। यानी औसत आमदनी हिंदुस्तान के एक परिवार की होनी चाहिए 7 लाख रुपए, किसान की 77,000 रुपये, यानी राष्ट्रीय औसत से करीब 9 गुना कम। तो एक तो हमारे पढ़े लिखे लोगों को इस बात पर गौर करना चाहिए कि किसान खुशहाल नहीं है। किसान शहर के नौकर पेशा लोगों से बहुत कमज़ोर हालत में है, जबकि रात दिन खेत पे काम करता है, अनसर्टेनिटी में कि पता नहीं कब बारिश हो जाए, ओले गिर जाएं, कब सूखा पड़ जाए, उसके सब मुसीबतें झेलता है। ट्रैक्टर खरीद लिया लेकिन ट्रैक्टर को साल भर का काम नहीं है, तो किस्त नहीं चुका पाएगा तो घर नीलाम ना हो जाए, बहुत सारों को आत्महत्याएं करनी पड़ती हैं। तो किसान की तकलीफ़ का एहसास हमारे पढ़े लिखे तबके को आज नहीं है, लेकिन करने की ज़रूरत है। एक बात तो मोटी बात ये कही मैंने। दूसरी बात ये कि किसान देश का नहीं खाता, मजदूर देश का नहीं खाता, देश को खिलाता है। जितना वो पैदा करता है
उसकी आधी ही कीमत उसको मिलती है। तो वो बल्कि उसकी वजह से कारखाने चलते हैं, उसकी वजह से हुकूमत चलती है। तो ये गुमान में ना रहे ये पढ़े लिखे लोग कि आप तो आईआईटी में पढ़ाओगे, घंटे 2 घंटे रोज़ पढ़ाते हो, 1-2 घंटे आपने तैयारी कर ली, अपने लेक्चर की रिसर्च की तैयारी कर ली, 4 घंटे काम किया। किसान आपसे दुगना काम करता है और आपसे उसके लिए आपको तो मिलता है 2 लाख रुपए महीने की तनख्वाह, और किसान की आमदनी का ज़रा आंकड़ा हिसाब लगा के देखो, आपसे 20 गुना कम। ये ठीक नहीं है। लिहाजा इन 2 बातों पे अगर अपन गौर करेंगे कि हमसे किसान की हालत कितनी कमज़ोर है और औसत से कितना कमज़ोर है, तो फिर आप किसान के प्रति दुर्भावना नहीं रखेंगे। ਰੱਖ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ आर्थिकता ਦੀ। अभी क्या हुआ, हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि ऐसा भारत में हो रहा है कि जो एक गरीब आदमी है वो तो गरीब ही होता जा रहा है, और जो अमीर आदमी है, अगर मैं 2019 की बात करूं तो उसमें ये आंकड़े भी आए हैं कि जितना पूरे भारत का बजट निकाला था, बजट सेशन में जो बजट रखा गया, उससे ज़्यादा जो कुछ पंजीपतियों की कमाई रही है 2019 में। टॉप 4% की, टॉप 4% की, यस जी। ये जो सिलसिला चल रहा है, अभी बात कर रहे थे कि हम कैसे कि मैनेजमेंट कैसे हो रही है हमारे देश में, कि इसके कि जो किसान है उसकी कोई नहीं सुन रहा, और वो गरीब की उसको तो एमएसपी भी नहीं मिल रही है। नहीं, देखिए सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट है ही नहीं। सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि जितने भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जैसे कि मेरे पिता ने कहा, जितने भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो टॉप 4% जो कि एलीट क्लास है, एलीट क्लास इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट और रिलीजन, इवन जेंडर भी अगर देखा जाए तो उससे ही पर्सपेक्टिव में लिया जा रहा है। वो सिर्फ वही लोग हैं जो फ़ायदा उठा रहे हैं, उन्हीं के लिए मैनेजमेंट बन रहा है, उन्हीं के लिए कॉर्पोरेट लॉज बन रहे हैं, उन्हीं के लिए जीएसटीज़ आ रहे हैं, उन्हीं के लिए सारी चीज़ें बन रही हैं, और वही लोग सबसे ज़्यादा शोर मचाते हैं कि हम इनकम टैक्स पे करते हैं। सिर्फ वही लोग शोर मचा रहे हैं, बल्कि जो बाकी सारे जो लोग हैं उनके लिए ना कोई लॉज बन रहे हैं, ना कोई रूल्स बन रहे हैं, ना पॉलिसीज़ बन रही हैं। तो मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ टॉप 4%, 5%, 10% के लिए बनता है, 90% के लिए कोई मैनेजमेंट लॉज नहीं बन रहा है। और ये सब देखने की बातें हैं कि हमने पार्क बना दिए, हमने बिल्डिंग बना दी, हमने ये बना दिया, हमने वो बना दिया, इससे फ़ायदा किसको हो रहा है? वो सिर्फ वही टॉप 5 to 10% लोगों को। अच्छा, ये जो मसला है ये कितना गंभीर है कि जो मान लो कि एक जो आदमी है वो तो करोड़ रुपए कमा रहा है, और उसकी जो खर्चने की जो उसकी होती है वो हाँ जो खर्चा करता है वो सिर्फ वो मान लो कि 1 लाख या मान लो 2 लाख करता है। एक गरीब आदमी है वो अगर मान लो 10,000 भी खर्चता है तो उसमें से उसका ज़्यादा जो सारी जो कमाई है वो खर्चे में निकल जाती है। तो एक जो अमीर आदमी की कमाई है वो ज़्यादातर तो उसकी बैंक्स में ही जा रही है, सेविंग में जा रही है, और जो गरीब आदमी कमा रहा है उसको अपने खर्चे भी नहीं पूरे हो रहे हैं। या दैट इज़ ट्रू। आई मीन यही तो हो रहा है। अभी लॉकडाउन में तो हमने ये देखा कि लोगों की सेविंग्स भी निकल गई, वो भी उन लोगों की, उनके पास तो सेविंग्स ही नहीं थी। जो 90% लोग थे जो सड़कों पे आ गए, जिनकी दुकानें बंद हो गई, और दुकानें भी किनकी बंद हुई? दुकानें में जो लोग मजदूर थे वो उनका काम बंद हो गया। जिनके पास अपनी सेविंग्स थी, 4 दुकानें जिनकी बंद हुई, उनकी ऑलरेडी 6 दुकानें थी, उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट्स उनके कम हुए हैं, उनकी सेविंग्स ही कम हुई हैं, वो भूखे नहीं मरे। लेकिन जो बाकी लोग हैं पिछले 1 साल में वो और पीछे इसलिए चले गए क्योंकि उनकी सेविंग्स भी चली गई और उनकी इनकम भी ज़ीरो हो गई। सो देयर इज़ अ वेरी वेरी बिग डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारे इनकम सेक्टर में इन इंडिया, बहुत बड़ा। और हमारे बहुत सारे ऐसे भी इनकम सेक्टर हैं जिनके जो अनऑथराइज्ड हैं, अनऑथराइज नहीं कहेंगे, जो पेपर वर्क पे नहीं है, उनके लिए सबसे बड़ा भारी पड़ा ये लॉकडाउन। अच्छा, जो ये दीवार उसारी गई है अभी जो नेशनल हाईवे पे, इसका असर आपको लगता है कि पड़ा है? क्योंकि पहले हम देखते थे ये जो नहीं ये चाइना वाली नहीं, ये हमारे देश में ही चाइना बना दिया गया। दोस्तों मैम सोच रहे थे कि चाइना वाली दीवार दी सी गाल कर रहे हैं, इशू वो भी एक इशू है चाइना का, वो अलग मसला चल रहा है हमारे यहाँ, लेकिन उससे बड़ा चाइना यहाँ पे क्रिएट हो गया ना। दैट इज़ ट्रू। जब आप इसकी बात कर रहे हैं जो हमारे इसमें बॉर्डर में बना दी गई है, इसमें क्या, व्हाट इज द क्वेश्चन ये है कि पहले हम देखते थे कि जैसे सैटरडे संडे को ना बहुत दिल्ली का जो यूथ है खासतौर पर बहुत ज़्यादा आया हुआ होता था। मैं खुद इस बार अभी 1-1.5 महीने के बाद आई हूँ। मैं सर्दियों में बहुत बार आई पापा के साथ ही, और इस बार आने में इतनी मुश्किल हुई आने में। पहली बात तो अगर मैं अकेली आती तो मेरे लिए, मैं अच्छी खासी एक मैरिड एजड वुमन हूँ, मेरे लिए आने में मुझे खुद घबराहट होती है आने में अकेले। तो आई कैन इमेजिन कि कैसे जो दीवारें, और इतनी तकलीफ़ हुई है बात देख के कि हम लोगों को ज़बरदस्ती दूर किया जा रहा है। यूथ तो आप छोड़िए, एक आम आदमी को जो क्रॉस बॉर्डर था, हम दिल्ली के रहने वाले हैं, हम लोग को इतनी मुसीबत हुई आने में। पहले मेट्रो ली, मेट्रो से उसके बाद ऑलमोस्ट 40 मिनट्स का ऑटो लिया, ऑटो भी इट इज़ अ चार्ज, काफ़ी लोगों के लिए इतना अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग। उसके बाद यहाँ से वॉक करके आना, वॉक करने में रास्ता नहीं है, रास्ते में इतनी पुलिस खड़ी है, पुलिस आपको इस नज़र से देखती है कि आप पता नहीं कहाँ जा रहे हैं।
तो उसको इतना मुश्किल करना लोगों को, मैं माई ओनली रिक्वेस्ट इज़ कि आप लोग प्लीज़ इससे ये ना सोचें कि मुश्किल हो गया तो अब जाए नहीं, मुश्किल हो गया तो और आए, आते रहिए विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं अब जाना नहीं तो नहीं जाना है, और जाना है, क्योंकि हम लोग कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हैं, किसी गलत तरीके से नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों नहीं जाएंगे? हम ऐसे क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ किताबें बांट रही हूँ, पापा यहाँ पे गाना गा रहे हैं, यहाँ पे किसान चुपचाप बैठे हुए हैं, सिर्फ अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, कह रहे हैं हम ये किसान, हमें ये बिल नहीं चाहिए, दैट्स इट। और क्या कह रहे हैं बोलो, दे नॉट सेइंग एनीथिंग। तो हमें आना चाहिए, आते रहना चाहिए, दैट्स द ओनली थिंग एल्स है। क्या बात है। अच्छा, आपने अच्छी बात बता दी कि पापा गाना गा रहे हैं, तो गाना भी गवाएंगे अभी। एजाज से पूछते हैं। एजाज, आपके बहुत सारे फ्रेंड होंगे, मैम के तो स्टूडेंट होंगे बहुत सारे, अभी सर के स्टूडेंट हो चुके हैं, हो सकता है अभी भी जो ट्रेनिंग लेते हो मेरे जैसे ऑनलाइन पढ़ते हो, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, वो क्या सोचते हैं? हमारा जो फ्रेंड सर्किल है वो तो खैर किसानों के साथ ही है, वो किस कानून के ख़िलाफ़ है, और पिछले 1-1.5-2 साल के अंदर जो भी ये कानून लेके आए उन सब के ख़िलाफ़ है। और अगर मैं बहुत ब्रॉड एरिया में कहूँ तो ये कहूँ कि सरकार के सारी मंशा के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि सरकार की सारी मंशा ही वही से चल रही है। आपने अभी चाइना और बॉर्डर की बात की, तो सरकार वो काम करे जो उसे करने चाहिए तो कर ही नहीं रही है, उसे सारा अपना दम लगाना चाहिए, अपनी फोर्स लगानी चाहिए चाइना और बॉर्डर पे जो हमारे अंदर घुसते आ रहे हैं, वहाँ न लगा करके जो किसान जो सत्य के सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं उनके खिलाफ सारा काम कर रही है। कभी कील ठोकना, कभी गड्ढे खोद देना, कभी दीवारें खड़ी कर देना, तो सारा जो सच है सच के खिलाफ सारा काम कर रही है। बिल्कुल। और जैसे मैंने पहले कहा था कि जितना पहले कि ऐसी 200 पंजाबी जी दसदा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये हाँ जी। दूसरी चीज़ ये कि इतने दिन प्रोटेस्ट के हो गए, सरकार को तो वापस होना ही है, क्योंकि साल्ट सत्याग्रह पूरा तकरीबन 1 साल तक चला था, जिसमें 5-6 महीने तक गांधी जी जेल भी गए थे, तो वापस तो होगा ज़रूर। और ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ। 9 ਮਹੀਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, 3 ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ वापस लेने पै गए सी, अंग्रेज थे उस वक्त, लेकिन वापस लेने पड़ गए थे। अजीत सिंह जी की बात कर रहा हूँ मैं, जो भगत सिंह, शहीद भगत सिंह जी के चाचा जी थे। तो उन्होंने उस वक्त भी, शायद आपको मालूम होगा, उस वक्त भी 3 कानून अंग्रेज सरकार लेकर आई थी और 9 महीने वो संघर्ष चला था। लेकिन कहते हैं कि वो सरकार थी, ऐसा किसान कहते हैं कि वो सरकार फिर भी मान गई थी, लेकिन हाँ, लेकिन ये जो रवैया है इस सरकार का, ये उससे अड़ियल, ऐसा किसान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ठीक कह रहे हैं, किसान ठीक है, किसान सही कह रहा है। ये सरकार, अब ये तो खैर तुलना करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सरकार को एहसास करना चाहिए कि आपके खजाने में जो पैसा है वो किसानों का ही है। एक्यूमुलेटेड लेबर 50-70 साल में किसानों ने जो भी अपनी कमाई करी, उसी से धीरे धीरे खजाना बढ़ा है। मजदूरों किसानों का ही पैसा आपके पास है और आप उन्हीं की बात नहीं सुन रहे हो, ये क्या बात है? किसी से कंसल्ट नहीं किया। आपका भी भारतीय जनता पार्टी का भी किसान संगठन है, उसी से मशवरा कर लेते, उन्हीं से पूछ लेते। ये क्या बात है कि आपने किसी किसान से बात नहीं की? अब पंजाब में अगर आप गौर करो तो पंजाब में हर गांव, अभी वहाँ पे चुनाव हुए थे नगर पालिका के सिविल बॉडीज़ के, सारे के सारे लोग आपके खिलाफ चले गए, तो उन लोगों ने तो एक स्वर से अपनी बात कह दी। तो पंजाब क्या है? पंजाब हिंदुस्तान का वो राज्य है जिसने हिंदुस्तान को भुखमरी में से निकाला। सन 70 के पहले जब ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, उसके पहले हिंदुस्तान की हालत भुखमरी की थी, और पंजाब के लोगों ने अपनी जी तोड़ कोशिश से हिंदुस्तान को उस हालत से निकाला। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि उनकी बात सुन तो ले। और आपने जो अभी कहा था कि वो कहते हैं किसान बहक गए हैं, मेरा कहना ये है कभी प्रधानमंत्री आके बात करके देखें, जो अपर किसान है उसको भी बात करके तो देख लें, वो उनको समझा देगा कि इन कायदे के पीछे आपकी नीयत क्या है और इससे हमें क्या नुकसान होने वाला है। अपर किसान भी समझता है। ये क्या बात कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, ये ठीक नहीं कर रहे हैं। सरकार है वो तो बात की बात है, कंपेरिजन करना ना करना। ब्रिटिश सरकार अड़ियल थी, ये सरकार अड़ियल थी, वहाँ हमारे पास एक ऑप्शन था प्रोटेस्ट करना, या हमारे पास प्रोटेस्ट भी है प्लस वोट भी है, वोट के जरिए से हम भगाएंगे। बिल्कुल। और बड़ी सोहनी इन्होंने गल की हैगी, गीत भी सुनते हैं सर तो एक बड़ी सोहनी इन्होंने गल की कि उस वेले किस तरीके के हालात सीगे, और जिहड़ा किसान हैगा बेशक वो अनपढ़ हैगा, पर वो ये नहीं है कि बेसमझ है।
ਸਮਝਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ है और बेसमझ होना अलग गल होंगी है। तुसी इत्थे वेख सकते हो कि सर मैं यहाँ शायद आपने गौर किया होगा यहाँ पे इंजीनियरिंग के भी ऐसे ऐसे नमूने आपको मिलेंगे। वो किसान बेशक वो पढ़े लिखे नहीं है, वो उन्होंने इंजीनियरिंग नहीं की, पर उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे डेवलप की हुई हैं। सही है, बहुत सही बात कही आपने। पंजाब इस मामले में बेमिसाल है हिंदुस्तान में कि मतलब इनोवेशन जो कहते हैं ना कि जुगाड़ बिठाना, मतलब चाहे वो नहर से पानी निकालना हो, चाहे वो गर्मी के दिनों में अपना कुछ ऐसा एयर कूलर बनाना हो। मैंने कई किस्म की नई नई चीज़ें देखी यहाँ पे, और इन किसानों ने जिनको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं मिली वो किया है। हमारे हिंदुस्तान की खासियत है। अच्छा फिर एक जाते जाते एक गाना हो जाए जी, गीत कोई भी नगमा। वो किसानों पे मैंने 28 जनवरी को जब मैं किसानों से मिलने आया बड़ा मायूस था मैं। डर लग रहा था कि 26 जनवरी को कि इनके एक ऐतिहासिक आंदोलन को सरकार ने कालिख पोतने की जो कोशिश की, किसान मायूस ना हो जाएं, तो उस दिन मेरे दिमाग में गज़ल आई। मुझे एक मिनट गज़ल में सुनता हूँ, ये मेरा क्वेश्चन रह गया, मैंने पूछना था आपसे। आप उम्र दराज हो गए हैं, बहुत सारे संघर्ष आपने देखे होंगे, तो जीवन में निराशा होती है देखकर ये सब, या अभी भी आशावंत है, एक पॉजिटिविटी है? अरे बेटा इससे बड़ी आशा क्या होगी। मैंने ख्वाब में नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान का किसान जाग जाएगा। मुझे नहीं सब, मैं सोचता था कि जागना तो चाहिए लेकिन कब जागेगा मुझे अंदाज़ नहीं था। मैं सोचता था कि जब गुजर जाऊंगा उसके बाद भी जाग जाए तो बड़ी बात है, लेकिन मेरे जीते जी जाग गया। उसी तरीके से पिछले साल वो शाहीन बाग की लड़कियाँ जाग गई। ये दोनों बातें मेरे सोचने से परे थी, और मैं तो बहुत उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि ये चीज़ हिंदुस्तान का चरित्र बदलेगी, सरकार का करैक्टर बदलेगी। अच्छा नगमा हो जाए अब। वो एक शेर सुना दो, मैंने गज़ल लिखी थी, उसके 2-3 शेर सुनाता हूँ आपको। किसानों पे गज़ल है। ज़मीन तोड़ के सोना उगाने वाले हैं, ज़मीन तोड़ के सोना उगाने वाले हैं, अनाज और दूध की नदियाँ बहाने वाले हैं, अनाज और दूध की नदियाँ बहाने वाले हैं, सड़क पे बैठे हैं ठंडी की सर्द रातों में, सड़क पे बैठे हैं ठंडी की सर्द रातों में, हुकूमतों के ये सर को झुकाने वाले हैं, हुकूमतों के ये सर को झुकाने वाले। कभी तो भोर भी होगी सियाह रातों की, कभी तो भोर भी होगी सियाह रातों की, ये ऐसी भोर का सूरज उगाने वाले, ये ऐसी भोर का सूरज उगाने वाले हैं। झगड़ रहे हैं यहाँ लोग जात धर्मों में, झगड़ रहे हैं यहाँ लोग जात धर्मों में, ये उनमें प्यार का रिश्ता बनाने वाले हैं, ये उनमें प्यार का रिश्ता बनाने वाले हैं। आखिरी शेर है। सितमगरों ने झुका दी है रीढ़ लोगों की, सितमगरों ने झुका दी है रीढ़ लोगों की, ये उनकी रीढ़ को सीधा बनाने वाले हैं, ये उनकी रीढ़ को सीधा बनाने वाले। बड़ी मेहरबानी भाई, आपने वक्त दिया मुझे। आपकी मेहरबानी सबसे बड़ी है जी, आपने हमें वक्त दिया। और ਦੋਸਤੋ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਵੀ ਛੱਡਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰ झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा और इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। अरे क्या बात।
सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, और इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। और सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, और इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। रूठ जाना भी मोहब्बत की अलामत है, मगर मुझको क्या पता था कि वो मुझसे इतना खफा हो जाएगा। और कितनी आसानी से ज़िंदगी ने मुझसे ये कहा कि तू नहीं मेरा तो कोई दूसरा हो जाएगा। लेकिन हम भी दरिया हैं और हमें अपना हुनर मालूम है। अरे जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। और मैं खुदा का नाम लेकर पी रहा हूँ दोस्तों, तुम जहर भी दोगे मुझे, अरे वो भी दवा हो जाएगा। शाबाश जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोले